बस एक मिनट बेटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना एपिलेट कोर्ट नहीं है, हाईएस्ट एपिलेट कोर्ट ना आपका वो है हाई कोर्ट आपके हिंदू मैरिज एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जब उसके पास एपिलेट अथॉरिटी तो है नहीं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो जो आपका आर्टिकल 136 कहता है कि कोई भी एसएलपी फाइल कर सकता है स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे सुनवाई चाहिए, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ एप्रोप्रिएट केस है जहां पर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो पिटीशन एंटरटेन कर सकता है। और अगर कोई ऐसा नॉर्मल रेमेडी अवेलेबल नहीं है आपको ऑर्डिनरी लॉ में, तो कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। मैम जैसे हमारी अगर फर्स्ट अपील मान लो हाई कोर्ट में चली गई है, तो फिर जो सेकंड अपील होती है वो कहां जाती है? बेटा सेकंड अपील का प्रोविजन नहीं है। मतलब वो फाइनल अथॉरिटी आपका हाई कोर्ट ही है। फाइनल अथॉरिटी आपका हाई कोर्ट ही है। आपका ऐसे भी होता है ना, जैसे आपका पहले एक जज वन जज के पास है, फिर आगे हाँ, तो मतलब वो ऐसी एक हायरार्की है उनकी। तो आपका हाई कोर्ट से ऊपर फैमिली मैटर नहीं जा सकता, एपिलेट फैमिली मैटर बेटा, और नहीं। वो तो हर लॉ में अपने हिसाब से है ना। हम तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में हाई कोर्ट इज द फाइनल एपिलेट अथॉरिटी। जितनी भी आप जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट की करा रहे हैं, तो वो सारी 142 के अंडर आई हुई है, जहां पर एसएलपी फाइल हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन कर दिया। उन्हें लगा कि हाँ केस में दम है कि हम इसको एंटरटेन करें। ठीक है, प्लीज एक बार समीरा रीड कर बेटा। हाँ, जो भी लिखे। In 2015, Supreme Court exercised its extraordinary power under Article 152 and granted decree of divorce. Yes, इसमें लिखिए, केस का नाम लिखिए। मैम ग्रांटेड के बाद क्या था? डिक्री ऑफ डाइवोर्स, डिक्री ऑफ डाइवोर्स, ग्रांटेड डिक्री ऑफ डाइवोर्स। बेटा उसमें तो हमें रूल के साथ कर तो लिए वो तो। उससे जब अनिल जैन का केस था तो 142 के लिए इतना हाहाकार नहीं था ना। अनिल जैन में नहीं हुआ बेटा, वो मनीष गोयल में हुआ है। पर उसमें गाइडलाइंस भी नहीं, हाँ मतलब ये इसलिए। यस, इसमें लिखिए, इन प्राची सिंह पाटिल, इन प्राची सिंह पाटिल वर्सेस राहुल जी पाटिल, जी फॉर गन, प्राची सिंह पाटिल वर्सेस राहुल जी पाटिल, comma, parties settled their dispute, parties settled their dispute and decided to get separated, and decided to get separated by virtue of consent terms, by virtue of consent terms. Supreme Court treated the proceedings as filed under, किसी और ग्राउंड पर थी बेटा, ट्रीट कर दिया 13। सुप्रीम कोर्ट treated the proceedings, आगे क्या लिखा है, as filed under section 13 capital B and declared the marriage to be dissolved by exercising extraordinary powers, under Article 142. Continuation लिखिए, the same is with Rajkumar Rana versus Rita Rathore, where
parties are living separately, where parties are living separately for a period of 15 years. For a period of 15 years. Next paragraph. But, next paragraph. But there are certain decisions in 2015 only where Supreme Court in its order mentioned about waiving of 6 months period by the family court. Comma, namely, बेटे सारे के सारे 2015 के डिसीजंस हैं और सारे के सारे आरसीआर में रिपोर्टेड हैं. आरसीआर की जो साइटेशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम 2015 सुप्रीम कोर्ट ही लिख रहे हैं, इसलिए क्लियर है. इसमें लिखिए जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. जितेंद्र कुमार, JITENDRA, जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कॉमा, कुमार सुधीर संगानी. ऐसे मैम yes. नाम रिपीट कर दो. बेटा रिपीट कर दीजिए मैम. यस, कुमार सुधीर संगानी वर्सेस इशिता संगानी. कुमार सुधीर संगानी वर्सेस इशिता संगानी, कॉमा, संगीता गुप्ता वर्सेस मनीष गुप्ता. संगीता गुप्ता वर्सेस मनीष गुप्ता. एंड अंजू गर्ग वर्सेस विकास गर्ग. अंजू गर्ग वर्सेस विकास गर्ग. In all these cases, parties given liberty. फाइल तो किसी और ग्राउंड पर हुआ था इनमें भी. In all these cases, parties given liberty to file joint petition for divorce by mutual consent under section 13 capital B of Hindu Marriage Act 1955. The court further held, as parties are living separately, because 6 महीने का वेट करने का कोई फायदा नहीं है जब वो 6 महीने से ज्यादा टाइम से क्या रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं. As parties are living separately for more than 6 months, it would be open for them to file petition for waiver of 6 months period. 6 months period. Court will waive and allow petition. फैमिली कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने क्योंकि ऑर्डर कर दिया था, क्लियर है. कोर्ट विल वेव and allow petition for DBMC
for DBMC within 1 week, from the date of appearance of the parties. Thus, we can conclude that even apex court is following principles of judicial restraint and guidelines laid down in Manish Goyal's case. The Supreme Court is trying, yes. Even apex court is following the principle of judicial. What is judicial restraint? क्या होता है judicial restraint? No. लेजिस्लेटिव के उसमें इंटरफेयर नहीं करना. एग्जाम्पल दो बेटा जजमेंट के थ्रू. मैम जैसे खाप पंचायत है उसके ऊपर गाइडलाइंस हैं पर कोर्ट उसके पर्टिकुलर लॉ नहीं बना सकता. ये इसका एग्जाम्पल नहीं है बेटा. आपने तो जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात की है, वो जुडिशरी को करना पड़ता है जहां पर लॉ नहीं है. अब जैसे जब पहले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था, तो जो विशाखा का जजमेंट है दैट इज अ जुडिशियल लेजिस्लेशन. तो जब लॉ बना तो विशाखा के केस को भी रेफर किया गया, उसी की गाइडलाइंस को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया. तो जो आप बात करें दैट इज जुडिशियल लेजिस्लेशन एंड नॉट जुडिशियल रिस्ट्रेंट. बट इज शेफाली, बट इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट कि मैम इसके अंदर जो केस में जो गाइडलाइंस आई हैं, कोर्ट भी जैसे एपेक्स कोर्ट भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आगे कोई जजमेंट देगी. बेटा जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने आप के दायरों को फिक्स करना. अगर नॉर्मल रेमेडी आपको प्रोवाइडेड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की मैं तो बस 142 के अंदर कुछ भी कर दूं. जुडिशियल रिस्ट्रेंट होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट. उन्हें भी अपने आप पर रिस्ट्रेंट इंपोज करना पड़ेगा. अगर फैमिली कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमने जुरिस्डिक्शन दी है कि आप उसमें पढ़ेंगे हम जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर में सेक्शन 19 में कि वहां पर पिटीशन फाइल हो सकती है, तो वही कोर्ट कंडोन कर देगी. सुप्रीम कोर्ट को खुद जंप करने की जरूरत नहीं है. तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज अ सेपरेट कंसेप्ट एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन इज अ टोटली सेपरेट कंसेप्ट. ठीक है प्लीज. अब बेटा कोई डाउट है तो पूछो. इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 13 के साथ. अभी पूछिए, कोई डाउट पूछना है तो. टेनियर देखे हैं आपने? टेनियर में से क्वेश्चंस देखे हैं आपने? यस मैम. मैम वरुण ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे. यस बोल बेटा, रीड बेटा, क्वेश्चन सुन लो जो टेनियर में आए हैं. यस रीड करो. यस मैम. मैम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ irretrievable breakdown of marriage. Can the courts invoke this concept for granting divorce under the provisions of Hindu Marriage Act 1955? यही क्वेश्चन है बस. यस मैम. बताओ भाई इसका आंसर. ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आंसर बताइए इसका आएगा क्या इसमें. क्वेश्चन है critically examine concept of IBOM. Can courts invoke this concept for granting divorce under Hindu Marriage Act 1955? बेटा जब आपने कंसेप्ट को डिस्कस करना है
क्योंकि एज सच अभी लॉ नहीं है, तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा ब्रीफ में आपका जो ओरिजिनल पोजीशन थी, फिर ब्रीफ में आपका 1964 का अमेंडमेंट आइदर वर्ड ऐड हुआ, फिर 76 का जब आपका 1 ईयर हुआ 2 ईयर से, फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा 71st रिपोर्ट, फिर जो आपका 123rd है, और उसके बाद फिर आपने 10 और 13 का बिल डिस्कस करना है। 10 के बाद प्रपोज थे सी, डी और ई ऐड होगा, 13 के बाद प्रपोज हुआ एफ भी ऐड होगा। फिर आपने इसको डिस्कस करना है कि डिवोर्स अगर ये ग्राउंड ऐड हो भी जाता है तो कभी भी पार्लियामेंट का इंटेंशन नहीं है कि इजी डिवोर्स मिले, बिकॉज सिर्फ 3 ईयर सेपरेशन होने से पिटीशन फाइल करने का राइट मिलता है। डिवोर्स देना है या नहीं देना वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मोर ओवर उसके साथ लेजिस्लेचर ने जब प्रपोज किए तो इनफ सेफगार्ड्स रखे हुए हैं वाइफ और बच्चों के लिए। आपने इस बैकग्राउंड में इसको डिस्कस करते हुए, जब आपने इसको डिस्कस करना है उसके बाद आपने बताना है कि अभी तक ये हिंदू मैरिज एक्ट में कोई ग्राउंड नहीं है, पर फॉर द लास्ट 20-30 इयर्स इस कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रही है इन इट्स वेरियस जजमेंट्स। उन जजमेंट्स का आपको मेंशन करना है और फिर आपको बताना है जो कंसेप्ट को इन्वोक किया जा रहा है that is not under Hindu Marriage Act 1955, that is not possible because this theory is not a part of our statute. Rather कहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं इसको? आर्टिकल 136 रीड विद 142। क्लियर है प्लीज? क्लियर है आपको? मैम इसके अंदर यस बोलिए। मैम यस सुल्तान। जो आपने जो इंटरप्रिटेशन कराया था हमारा सेक्शन 31A, वो भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? बेटा आप कंसेप्ट कैसे डिस्कस करोगे? अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको कंसेप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ हवा में, कभी भी जुडिशरी में हवा में हाथ पैर नहीं चलाने, अपना लिखते रहो एम्प्टी नटशेल, इमोशनल ब्रेकडाउन, ऐसा कहीं हमारे में डिफाइन नहीं IBOM। तो जब हमने लेना है कि कहाँ से कंसेप्ट डिवेल्प हुआ है तो आपको वो सारी क्रोनोलॉजी को डिवेल्प करना पड़ेगा, बट इन ब्रीफ। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम। क्योंकि अभी तक बिल कौन सा एक्ट बन गया Yes, जो आप ma'am. बिल, तो जब आपने कंसेप्ट को डिस्कस करना है हाउ दिस कंसेप्ट इज ट्राइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर लेजिस्लेचर, और वो तो 2010 और 13 में बिल प्रपोज्ड है, उससे पहले भी लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि इसको बनाया जाए। और जब आपने इसको डिस्कस करना है आपको उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा क्रिटिकल एग्जामिन लिखा है, क्योंकि इस कंसेप्ट की जरूरत क्या थी, क्यों आया IBM का कंसेप्ट? नहीं, आपको थ्योरीज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। पहले फॉल्ट थ्योरी आया, फिर म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी आया, अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। वो क्यों? क्योंकि हमने देखा, फिर आपको जब आपने अपना आंसर सपोर्ट करना है, यू शुड सपोर्ट योर आंसर विद प्रोविजंस एंड केस लॉज। फिर आपको वहां बताना पड़ेगा म्यूचुअल कंसेंट में म्यूचुअलिटी बेसिस है, पर कई बार एक पार्टी एडमेंट होती है कि ना मैंने इसके साथ रहना ना इसको छोड़ना, लाइक इन अनिल जैन केस। तो वहां पर फिर जो पार्टी के पास कोई रेमेडी नहीं रहती, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज कर ली। तो इसलिए जरूरत है, टाइम की जरूरत है, जैसा कि नवीन कोहली के केस में कहा गया है कि इस ग्राउंड को अब हमें अपने स्टैट्यूट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है प्लीज? बेटा वो आपको लगता है आप अगर अब आपके पास इनफ डाटा है लिखने के लिए, आप अब बुक्स कॉपीज भूल जाओ। अगर अब आप लिखना शुरू करते हो, इवन मीन 2.5 पेज से ज्यादा नहीं बनेगा। वो तो जब हम डिस्कस करते हैं आपको मटेरियल डाटा इसलिए ज्यादा देते हैं बिकॉज आपने एग्जॉस्टिव नोट तैयार करना है टू द ट्यून ऑफ 25 मार्क्स। क्योंकि पहले क्या था, 25 मार्क्स के आपको 8 क्वेश्चन आते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाद में जब हुआ बाइफर्केशन होने लगी 25 का, 15, 10, 5, एक बार तो पंजाब में आया हुआ है हर एक ही 25 में 5 क्वेश्चन है, तो कहने के वो 8 क्वेश्चन रह गए, असल में वो 40 क्वेश्चन बन गए, जबकि शीट्स मिलती हैं 32, 33। तो वो जब आपने कोई भी, अब जब भी आप देखेंगे मेंस का, इवन अगर आप पेपर देखेंगे उसमें अभी हमने किया नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप का ना हम एक जजमेंट करेंगे डिटेल में। वो जजमेंट आपको, जजमेंट नहीं पूछा उन्होंने, क्वेश्चन पूछा हुआ है पैरामीटर्स की, लिव इन रिलेशनशिप पार्ट है या नहीं है, तो रेमेडी मिलेगी तो उसके बेसिस के हैं। ये रियलिटी में हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन ही नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है। पर क्योंकि कोर्ट ने
उसमें गाइडलाइंस दी हुई है कि व्हेन रिलेशनशिप इज कंसीडर्ड इन द नेचर ऑफ मैरिज। जो मुझे भी, मैंने जजमेंट पढ़ा हुआ है, वो मैं 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिख सकती, जबकि जब आपको डाटा देंगे वो इतना ज्यादा होगा कि आपके 10 पेज भी कम पड़ जाएंगे। तो क्योंकि वहां पर आपने बेटा बिना, विदाउट हेल्प ऑफ एनी केस लॉ आप कोई डिटेल नहीं रेफर कर सकते। वो तो वहां पर आपके माइंड में आपने उस फ्लो में लिखना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और वहां कभी भी हम कहानियां नहीं लिखते। हमने तो क्वेश्चन, अब जैसे जितने भी केस आपने IBM में किए हैं, वो रियलिटी में हमने सिर्फ उनको टच किए है, वो केसेस अभी हमने किए नहीं है। वो सारे के सारे केसेस क्रुएल्टी और डिजर्शन में कवर होंगे। जब हम क्रुएल्टी और डिजर्शन में कवर करेंगे, हम देखेंगे हम टोटली न्यू पर्सपेक्टिव से करेंगे। आपको क्रुएल्टी का जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें वो इतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, उन्होंने क्रुएल्टी की क्या डायमेंशंस उसमें ऐड की हुई है, नहीं तो अभी तक तो हमने टच ही नहीं किया, पर हमने उतना ही किया जितना इस थ्योरी के लिए चाहिए था। तो एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर मोल्ड करना पड़ेगा। ये होता है राइटिंग स्किल, जो आपने कैसे मोल्ड करना है, कैसे लिखना है कि आंसर भी कंप्लीट हो विदाउट वेस्टिंग एनी स्पेस, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। आपका क्वांटिटी कहीं कंपटीशन में मैटर नहीं करेगा, आपका सोल बेसिस होगा क्वालिटी। अगर आप 10 नंबर में एक पेज लिख रहे हैं एंड दैट इज अ क्वालिटी आंसर, आपको क्या पता 10 में से 7 मिल जाए। और बच्चे वो भी हैं जो 4 पेज लिख आते हैं, वो 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं देते। तो वो आप देखिए अपने पेपर की क्वालिटी कैसे एनहांस करते हैं। क्लियर है प्लीज? उसका तो शॉर्टकट तरीका होता है, कोई अपना आंसर लिखो, उसमें बेसिस होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में वैसे तो 2 ही हैं, कौन कौन से? हियरिंग है और दूसरा जज, मतलब अपने केस में जज बायसनेस। बायसनेस, a person cannot be a judge in his or her own case. तीसरा प्रिंसिपल हमारे जुडिशियल डिसीजंस ने डेवलप किया है, रीजनड डिसीजन। तो रीजनड डिसीजन है, उसमें आपको हर चीज की रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं, अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं किया विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड केस लॉस, आपका आंसर बेटा चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो विद द हेल्प ऑफ ये वो, पर आपका आंसर इनकम्प्लीट ही रहेगा। बिकॉज आप जो लिख रहे हैं उसका कोई बेसिस होना चाहिए। अगर आप जजमेंट पढ़े ना, कोई जजमेंट पढ़ी आपने वीकेंड पे? कौन सी? अच्छा, कोई पढ़ा बेटा? बेटा पढ़ कोई जजमेंट, वो आपको अभी लगता है जब आप फाइनली, अगर आपने 3-4 महीने पढ़ ली, आपका ना लिखने का जो फ्लो है वही चेंज हो जाएगा। जो आप आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करने लगेंगे इशू फ्रेमिंग में, अपने रीजनिंग में। क्योंकि वो जजमेंट्स में क्या है, उसमें से डाटा में से, आपके लीगल प्रोविजन में से वो वर्ड उठाकर रीजनिंग करते हैं कि ये वर्ड है, यहाँ पर यूज हुआ है, इसको इससे कोरिलेट करें तो ये होता है। तो ये रीजनिंग आपको आनी चाहिए। तो रीजनिंग आपको इनकलकेट करना पड़ेगा विद पैसेज ऑफ टाइम। बेटा प्रपोज्ड अब ये आ रहा है कि 3 साल का पहले पीरियड होता था, शायद अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो हो सकता है फिर से। तो जब होगा तब होगा, अब हमें भी नहीं पता कब आएगा। उससे पहले जब कोई भी पेपर आ रहा है, वो अपना बेस्ट शॉट दो बेटा, क्योंकि जिसको 3 साल हो गए लॉ किए हुए उनके लिए कोई बात नहीं है, पर जिनको नहीं हुए एकदम से आपको फिर 3 साल का स्टेग्नेशन फेज आएगा बहुत तगड़ा। उसके बाद उसके साथ प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हरियाणा को होना ही है, हिमाचल का होना ही है, वो आपने अपना बेस्ट शॉट देना है देते हुए। क्लियर है? बिल्कुल 100% प्रिपरेशन के साथ। ठीक है प्लीज शिफाली आगे रीड कर बेटा क्वेश्चन। Yes, ma'am. Discuss the desirability of expressly introducing irretrievable breakdown of marriage as a ground of divorce. Critically examine how will it help in the resolution of marriage conflict problems. Illustrate your answer in the light of judicially decided cases. बेटा आपको जजमेंट्स डिस्कस करनी पड़ेगी, जो जजमेंट्स हैं। यस बेटा फिर से रिपीट करना शिफाली क्वेश्चन। ओके। Discuss the desirability of expressly introducing irretrievable breakdown of marriage as a ground of divorce. आगे Critically examine how it will help in resolution of marriage conflict problems. Illustrate your answer in the light of judicially decided cases.
क्वेश्चन है, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग IBOM एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, हाउ इट विल हेल्प इन रिजॉल्विंग मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। अब आपने इसमें कोई कंसेप्ट, उन्होंने डायरेक्ट पूछा है आपसे क्वेश्चन, आपने सिर्फ कोई लेजिस्लेचर इसमें नहीं देना, सीधा जुडिशियल डिसीजंस पूछा है। जुडिशियल डिसीजंस में उतना देना काफी नहीं है। अब आपसे पूछा गया है हाउ इट विल हेल्प इन सॉल्विंग मैरिज कॉन्फ्लिक्ट। आपको केस टू केस बताना पड़ेगा कि इस केस में ओरिजिनल पिटीशन फाइल हुई थी इस ग्राउंड पर, केस के सर्कमस्टांसिस थे, उसमें लोअर कोर्ट ने कह दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हो जाएगा, हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं होगा, तो वो पार्टीज के ऐसे रिलेशन थे सिर्फ जिनमें कोई जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑन अ सैचुरेशन पॉइंट, ना वो आगे आ सकते ना पीछे जा सकते, तो वो एम्प्टी शेल हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, नाउ द टाइम हैज कम कि इनको IBOM को ग्राउंड बना देना चाहिए ताकि ऐसी मुश्किल पार्टीज को ना आए जहां पर मैरिज हैज वर्चुअली बिकम डेड। क्लियर है? तो आपको इलस्ट्रेट करना पड़ेगा विद केस लॉस, पर केस लॉ में डाटा ज्यादा होना चाहिए। वो जब हम करेंगे अभी क्रुएल्टी और डिजर्शन, उसमें आपको इनफ डाटा मिल जाएगा क्योंकि यही केसेस उसमें हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है प्लीज। और कोई शिफाली? Yes, ma'am. The waiting period of 6 months contemplated under Section 13B of Hindu Marriage Act 1955 is as mandatory as other conditions prescribed for obtaining divorce by mutual consent. Explain the statement with support of case laws. बेटा वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लिखा हुआ इज एज मैंडेटरी एज अदर प्रोविजन, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और जब आप वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, आपको उन जजमेंट्स को जिनको रेफर करना है, मेनली आपको अनिल जैन को बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही कर सकती है। उसके बाद ब्रीफ में आपको मनीष गोयल को बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि हितेश भटनागर में उन्होंने रिट्रेट किया जो भी ये कर रहे थे, और अल्टीमेटली फिर हरवीन कौर के केस में उन्होंने नेचर ऑफ को डिस्कस किया कि चाहे ये प्रोसीजरल है 13B2 जॉइंट मोशन, वो प्रोसीजरल है पर हर केस में वेव ऑफ नहीं होगा, और वो वेविंग ऑफ किस, उन्होंने फैक्टर्स डिस्कस किए किस बेसिस पर वेव ऑफ होगा। फिर एंड में इवन यू शुड डिस्कस मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 कि जो हरवीन कौर का केस है दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013, जहां पर उन्होंने जुडिशियल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने की बात की गई है इन 2 प्रोवाइजोस, वो आपने डिस्कस करने हैं और यहाँ पर आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है प्लीज। बेटा जब भी आपने करना है, अब फॉर एग्जांपल डिस्कस द स्टेटमेंट बोले, शिफाली ये एक बार क्वेश्चन बोलिए फिर से। Yes, ma'am. One question is the waiting period of 6 months contemplated under Section 13B of बस Hindu ठीक है, Marriage. थैंक यू शिफाली, थैंक यू। अब पूछा वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, हमें और आपको समझ आ रहा है, पर क्या पता स्पेसिफिक रिलीफ वाला फैमिली लॉ का पेपर चेक कर रहा हूँ, तो पहले तो आपको 6 मंथ्स का बताना पड़ेगा। 6 मंथ्स का बताने के लिए आप कहां से आया 6 मंथ्स, पहले आपको बताना पड़ेगा सेक्शन द पार्लियामेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 and inserted section 13 capital B into हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फिर इसके बाद आपको बताना पड़ेगा but parliament never intended to introduce the concept of easy divorce, therefore they have introduced stringent conditions before filing of the petition and even after filing of the petition। before के साथ लिख दीजिए 13B1 और after के साथ 13B2। इसमें फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे even after filing of the petition under subsection 1 the petition is not entertained directly, there is one requirement that has to be fulfilled by the parties, that is filing of joint motion, and this joint motion cannot be filed before expiry of 6 months period, that is known as cooling down period, because our legislature, our law, they are aiming towards the preservation of the institution of marriage, and it is giving time to rethink to the parties that whether they want this separation or not। और उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली आप जुडिशियल डिसीजंस के साथ, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, दैट इज मोर देन इनफ। आपका जो मेन है दैट शुड बी ऑन योर डिस्कशन, जो आपका मेन जो वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दैट इज द इम्पोर्टेंट, तो आपने उसको डिवोट करना है। अनिल जैन वर्सेस माया जैन को सारा नहीं डिस्कस करना, 3 में से सिर्फ एक ही डिस्कस होएगी जिसमें कॉन्डोनेशन की बात हुई है।
कि जब वो कन्वर्ट करना है 13 से 13B में, तो सुप्रीम कोर्ट वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स को कंडोन कर सकता है, कोई और कोर्ट नहीं कंडोन कर सकता। इसका मतलब कोर्ट भी इस प्रोविजन की जो सैंक्टिटी है उसको मान रहे हैं कि प्रोविजन बनाया गया है टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको हम लाइटली नहीं लेंगे। फिर आपने बताया इवन सुप्रीम कोर्ट देन डिस्कस की हर केस में हम 142 के अंदर ये पार्ट नहीं एक्सरसाइज करेंगे, दे हैव लेड डाउन गाइडलाइंस। डिटेल में आपको बेटा हरवीन कौर का केस देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली डीलिंग विद 13B2, और उसके बाद आपका मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 के साथ आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। हो ही गया, आप इसमें भी आप जो दे रहे हैं वो आपका व्यू ही है, ठीक है ना। और कुछ पूछना है शिपाली, कोई और क्वेश्चन है? यस मैम, एक क्वेश्चन और है। यस, एक रीड कर दो बेटा जल्दी। What is the concept of marriage under the Hindu Marriage Act 1955 and how it is different from relationship which is in the nature of marriage? ये बेटा आपका ना इसका क्वेश्चन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। डे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फ्रेज यूज है इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो जब हम इंदिरा सामा का जजमेंट करेंगे लिव इन रिलेशनशिप, आपका वो क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कवर हो जाएगा, दैट इज नॉट फ्रॉम दिस कंसेप्ट, दैट हैज बीन टेकन इन द नेचर ऑफ मैरिज फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जब हम इंदिरा सामा का जजमेंट करेंगे उसके साथ ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसके साथ हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। हम फिर इसको फिर कल से हम अब स्टार्ट करेंगे विद 13 सबसेक्शन 1, फर्स्ट ग्राउंड है जो एडल्ट्री का। क्लियर है प्लीज? थैंक यू बेटा। हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं, कल स्टार्ट करेंगे विद एडल्ट्री जो आपका फर्स्ट ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक है प्लीज? मैम मैं आपको जो मैंने आंसर लिखा था वो मैम आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दे, वो मैं रीड कर लूंगी। ओके मैम। ठीक है बेटा।